परिवार है वो कोई राजा परिवार नहीं रहा है, वो विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक परिवार है। तो राजघरानों से उसकी तुलना नहीं हो रही, क्योंकि वो कोई डुमरांव महाराजा सिंधिया नरेश या इस टाइप से तो रहा नहीं है। तो उसका जो परिवार है वो यायावर रहा है, पहले जम्मू से आके आगरा बसा, आगरा से वो बाद में इलाहाबाद बसा, इलाहाबाद से वो दिल्ली शिफ्ट होता है। तो आप उसको देखिए, उसकी यात्रा भी देखिए। और वो आदमी यदि निकलता है कहीं घूमने निकलता है तो उससे बड़ा मुक्त आदमी कुछ नहीं हो सकता है। जो आदमी घूमता हो, किसी से मिलता हो, बतियाता हो, उससे बड़ा मुक्त आदमी कौन हो सकता है। आदमी को तो घूमना ही। आप देखिए महापंडित राहुल सांकृत्यायन कितना घूमे यहाँ पे। महापंडित जो भी राजनीतिक व्यक्ति भी है, यदि वो घूमेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं, तो वो समझिए कि मृत्यु के समान है। तो वो आदमी जो निडर होगा वही अकेले घूम सकता है। जो कायर होगा वो अपने सुरक्षा सैनिकों के साथ घूमेगा। वो डरा हुआ आदमी है, वो पूरा प्रबंध करके उसकी खुफिया काम करेगी कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। तो वो अच्छा असल जो आदमी है जो प्रपंच में नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि अच्छा बोले वही अच्छा राजनीतिज्ञ होगा। अच्छा बोलने वाले कितने खतरनाक कुख्यात राजनीतिज्ञ होते हैं, इसको आप कई उदाहरणों से समझ सकते हैं। ये तो लंबा यहाँ पे लंबा है, तो इस पे आप देख सकते हैं ये। और रही बात कि वो निर्मल आदमी जो है उसको बहुत गाली दी जाती है, उससे हर काम करवा के उसको गाली दे दी जाती है। तो निर्मल आदमी का डिजर्व करना यहाँ बंद हो गया है लगभग। अच्छा आदमी होना। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने महात्मा गांधी की हत्या पर श्रद्धांजलि में उसने ये कहा कि अच्छा आदमी होना कितना खतरनाक है, गांधी की हत्या से समझी जा सकती है। तो आज आप समझिए कि उस गांधी की हत्या हुई थी जो आदमी किसी को अभद्र बोलना भी हिंसा समझता था, किसी को नहीं बोलता था, और बहुत ही संयमित रहता था अपने जीवन में। एक भोजन कम करने वाला आदमी और हमेशा बीमार रहने वाला, कई आंदोलनों और कई यात्राओं में शामिल हुआ। उसकी महान यात्राएं, भारत में बहुत लोगों की यात्राएं हुई राजनीति के। गांधी की यात्रा के बाद आडवाणी की यात्रा होती है, पूरे देश में रथ यात्रा निकलती है। उसके बाद नीतीश कुमार की कई यात्राएं हो चुकी हैं, राहुल गांधी की यात्राएं हो रही है। तो राहुल गांधी की अपनी यात्राएं अपनी राजनीतिक लाभ या देश को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है, जरूरी मैं मानता हूँ। माने भ्रमण से देश को समझने की जो भारत की विविधता है, जो आप कहते हैं कि भाषा भाषी क्षेत्र भारत की अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग मिजाज है, उसी तरह बिहार का मिजाज। और बिहार आकर राहुल गांधी ने कहा कि बिहार जो है सिस्टम जो है राजनीति का नर्व सिस्टम है। क्या बिहार के लोग इस बात को कितना समझ पाएंगे? बिहार के तो देखिए रग रग में क्या है कि पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स वो भले उससे कुछ लाभ ले न सके, क्योंकि राजनीति जो है आजकल लाभ लेने की चीज़ है। तो लाभ भले यहाँ के लोग केवल यहाँ के विधायक और नेता ही लाभ लेते हैं अब, बाकी जनता के बूते की बात नहीं रह गई है कि यहाँ पे जनता, नेता, विधायक, सांसद और अफसर आम जनता के खून पी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे लोग गर्व करेंगे, उस पर भी गर्व करेंगे। देखिए हम कितना खुशनसीब हैं कि फलानवा नेता ने हमारा 15 साल 18 साल खून पिया, फिर भी हम लोग जिंदा हैं दधीची की तरह। तो ये यहाँ पे लोग गर्व कर लेंगे, हर बात यहाँ पे गर्व करने की चीज़ है। लेकिन श्रीकांत वर्मा की एक बहुत, उन्होंने मगध श्रृंखला से कई कविताएं लिखी हैं, तो उसमें वो लिखते हैं कि भाई यहाँ पे कोई बोलता तक नहीं कि बोलने का रिवाज न बन जाए, यहाँ कोई टोकता तक नहीं कि टोकने का रिवाज न बन जाए। तो यहाँ पे कोई ये नहीं कौन जाए यहाँ पे बोल रहे हैं, कल आ जाए किसी को कुछ हो जाएगा तो कौन करेगा। ये सारी चीज़ें चलती रहती है। और बिहार का मिजाज जो है
कहते हैं कि आज हम एक चौराहा पर चाय की दुकान पर बैठे थे, तो वहाँ कह रहे हैं कि बिहार की जो सत्ता है, देश की सत्ता एक निर्लज हाथों में है। इन निर्लज सब जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, निर्लज हम ये देखते हैं कि 18 साल में सुविधानुसार लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए यहाँ पे विपक्ष ही बदला जाता है, सत्ता पक्ष वहीं रहता है, सत्ता नहीं बदलती है। ये मुख्यमंत्री वहीं रहता है, वो अपना विपक्ष बदलता रहता है ताकि ये भ्रम रहे कि लोकतंत्र बहुत मजबूत अब बदलते ही दोनों के सुर बदल जाते हैं। तो वो तो सुर तो बदलेंगे ही, सत्ता का मिजाज लेकिन ऐसा है। आप जो कह रहे हैं कि भारत लोकतंत्र है, संवैधानिक देश है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर एक दल बदल कानून है, हम तो नहीं लगता है कि लोकतंत्र में जनता जनता का मालिक है। यहाँ तो जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। ठगा महसूस कर और रही है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जैसे मॉल की तरह दुकान खुल रहे हैं, जनता वोट देकर विधायक बदलते हैं और विधायकों को लोग खरीद रहा है। जनता अपने आप को कहाँ समझ पा रही है, सच सोच रही है। देखिए, संवैधानिक संस्थाएं भी इस दौरान बहुत अपाहिज, अपंगु और केंद्रीय जो सत्ता नेतृत्व है उसका गुलाम हो गई है। एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ। परसों केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक एडवाइजरी जारी की और राहुल गांधी के खिलाफ और प्रधानमंत्री के समर्थन में। वो उसने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ ना बोले। अब ये किसी को पता नहीं होगा जी, क्योंकि कहीं ये चलाया नहीं गया, टीवी पे नहीं आई, थोड़ा सा कहीं कहीं ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे चला दिया गया, तब तक आप लोग कहीं काम में होंगे जी। और वैसे हिंदी अखबारों में नहीं कहीं देखने को मिला होगा, अंग्रेजी में थोड़ा बहुत। तो ये कहने का मतलब है कि केंद्रीय चुनाव आयोग एसबीआई से मांगा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था कि जितने इलेक्टोरल बॉन्ड है 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए हैं उसका ब्यौरा 6 मार्च तक दे दो। चुनाव आयोग ने कहा 136 दिन का समय मांगा, कहा कि 30 जून तक देंगे। जबकि आप देखिए कि सबसे ज़्यादा व्यवसाय करने वाला देश में बैंक है, वो ये है, उसमें डिजिटल सेवाएं हैं, क्या है। वो कह रहा है कि हमारे पास आंकड़ा 22,000 का आंकड़ा ही नहीं है। तो ये क्या देश में क्रांति करेंगे और क्या देश में बदलाव करेंगे वो नहीं दे रहा है। तो किसको बचाने के लिए नहीं दे रहा है, किस भ्रष्ट आदमी को बचाने के लिए नहीं दे रहा है। आप किस पार्टी को इस दौरान सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज़्यादा चंदा मिला है, ये एडीआर की रिपोर्ट में है। पर कल एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल पिटीशन दिया है कि एसबीआई के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलाया जाए कि भाई उसके वकील प्रशांत भूषण है। तो इसमें युवा है कि भाई कोर्ट का जब बात कोई संस्था नहीं मान रहा है तो आगे क्या कीजिएगा। अभी कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज साहब ने इस्तीफा देकर और बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान किया है और उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि भाई हम जब जज थे तो हमसे बीजेपी के लोग संपर्क में थे। तो आप समझिए कि जज में थे और बीजेपी के लोग संपर्क में थे, तो उनका जो न्यायिक फैसला है वो बीजेपी के पक्ष में तो जरूर होगा। उनके न्यायिक जो फैसले हैं उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। भाई जो आदमी सीधे इस्तीफा दे के, लोग अभी रिटायर होने वाला था, इस्तीफा दे के और लोकसभा के एन वक्त पहले वो राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहा है, उसकी तो न्याय जो चीज़ें हैं उस पर समीक्षा होनी चाहिए। आपने इतनी बेबाकी से अपनी बातों को रखा और एक हम बात अंतिम में चलते चलते दर्शकों से और आपसे कहना चाहते हैं, बिहार चाणक्य की भूमि है और यहाँ जो है बिहार के चाणक्य शिक्षक बहुत ही द्वंद्व में फंसे हुए हैं और यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रही है, बदलाव की बात कर रही है। और बिहार अध्यात्म का केंद्र बिंदु हुआ करता था अपने समय में, लेकिन यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है इस पर सबसे अधिक सवालिया निशान है। यहाँ का शिक्षा और शिक्षक दोनों ही अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। आप बखूबी, आपके मित्र भी शिक्षक हैं, बैठते हैं, देखते हैं नज़रिए से। आप बिहार के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिहार के शिक्षकों को व्यवस्थित ढंग से बदनाम करने के लिए यहाँ की सरकार, यहाँ के नेता, यहाँ के अफसर एकदम उतारू हैं कि पहले कभी एक प्रेस्टिजियस सेवा हुआ करता था, एक मतलब क्या कहा जाता है कि एक बलशाली प्रभावशाली क्षेत्र हुआ करता था शैक्षिक कार्यक्रम,
लेकिन आज की स्थिति यह है कि नेता यहाँ के, अफसर और मुख्यमंत्री तक यहाँ शिक्षकों को इस तरह से दिन भर, शिक्षकों का 20 काम होता है, 20 से अधिक होगा। पोलियो का ड्रॉप पिलाना से लेकर के, उस अनाज बांटने से लेकर के, जनगणना कराना, जातीय सर्वे कराना, शिक्षा विभाग का, अब मैं अभी नहीं जानता हूँ कितने, लेकिन बहुत काम, मैं बहुत शिक्षकों को देखता हूँ कि ये काम वो काम में उनका 20 सूत्री काम, चुनाव करवाना, सब काम होता है। तो और उसके बाद शिक्षा भी देना है भाई। और आप ये बता दीजिए कि एक अफसर का यदि इलेक्शन कमिश्नर है, चाहे एक डॉक्टर है, तो उसका एक ही काम होता है जी। यहाँ शिक्षकों को शिक्षा देने के भले मत दीजिए, लेकिन दूसरा काम करते रहिए। दूसरी बात कि उसको इतने, कभी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में धांधली आप खुद ही करते हैं, खुद को ही धांधली बताते हैं कि धांधली हो गया। आप खुद काम कीजिए। सरकार अपने काम पे भी ऐसे करती है कि नहीं गलत हो गया, अब परीक्षा ले लिए, तो पहले बहाली कर दीजिए, फिर उसकी परीक्षा अच्छा, आप बताइए, गलत जो किया, बहाल हुआ, वो तो गलत है, लेकिन जो गलत बहाली करने वाले अधिकारी हैं, क्या वो दोषी नहीं है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो संस्थाएं हैं वो कितनी मजबूत हैं, वो तो तब पता चलता है कि आप खुदे कह देते हैं कि गलत बहाली हो गया, गलत ढंग से हुआ, और आप कब परीक्षा लीजिएगा शिक्षकों का पता ही नहीं चलता। उन 10 साल नौकरी करते हो गया, फिर कह रहे हैं कि अब परीक्षा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष भाई, आपने बेबाकी से अपनी राय रखी। और हम अंत में चलते हैं। बहुत ही विद्वत साथी हैं